हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम मेवाड़ के राणा प्रताप के बारे में बात कर रहे थे और हमने राणा प्रताप और मुग़ल सम्राट अकबर के बीच संबंधों के बारे में बात की कि किस प्रकार अकबर ने अपनी अधीनता में राणा प्रताप को लाने हेतु 4 शिष्टमंडल एक के बाद एक भेजे, लेकिन वो चारों ही असफल रहे और इसका परिणाम यह निकला कि दोनों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो आज की क्लास में हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे और साथ ही कुंभलगढ़ और दिवेर के युद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे और राणा प्रताप के मूल्यांकन के बारे में भी हम बात करेंगे। मेवाड़ के स्वतंत्रता हेतु राणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना के विरोध में 21 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कर्नल टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के कारणों की। राणा प्रताप वीर सेनानी था जिस सिसोदिया वंश ने भारत के राजपूत राज्यों का सदियों तक नेतृत्व किया था। उस वंश का प्रमुख होने के नाते प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपने पूर्वजों के यश को कलंकित नहीं करना चाहता था और यही वजह थी कि चित्तौड़ को स्वाधीन कराने हेतु उसने सिंहासनारूढ़ होते ही अपनी शक्ति को संगठित करना प्रारंभ कर दिया और अकबर से संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। अकबर का साम्राज्यवादी शासक होना भी इस युद्ध का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता था। वो मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था, जबकि प्रताप उसकी रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प था। अकबर को विश्वास था कि प्रताप के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर कई छोटे बड़े विरोधी राजपूत राजा मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण सम्राट अकबर ने येन केन प्रकारेण प्रताप को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया। प्रताप के राणा बनते ही प्रताप का भाई जगमाल मुगल दरबार में एक मनसब पद स्वीकार कर चुका था। इधर शक्ति सिंह भी प्रताप से क्रोधित था और वो भी अकबर की शरण में आ गया था। अतः दोनों भाई ही सम्राट अकबर को प्रताप के विरुद्ध युद्ध छेड़ने हेतु प्रोत्साहित कर रहे थे। अपनी सामरिक तैयारियों के साथ साथ प्रताप ने अकबर के विरुद्ध राजपूत नरेशों का एक संघ बनाने का प्रयास भी आरंभ कर दिया था। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर अकबर की अधीनता में आ गए थे, लेकिन मारवाड़ जोधपुर का राव चंद्रसेन अकबर का घोर शत्रु बन गया था। राणा प्रताप ने उससे दोस्ती कर अकबर के विरुद्ध मोर्चाबंदी की तैयारी कर दी थी और बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही के हिंदू राजाओं को प्रताप से नैतिक बल मिल रहा था। राणा प्रताप ने मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अकबर के शत्रु ग्वालियर के राजाओं और अफगानों से भी मैत्री स्थापित कर ली थी। इसलिए अकबर अतिशीघ्र प्रताप को अपनी अधीनता में लाना चाहता था। मेवाड़ प्रदेश के व्यापारिक महत्व के कारण भी अकबर इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। राजस्थान के मार्ग से गुजरात और सूरत के बंदरगाह के साथ जो व्यापारिक संबंध था, उसमें राणा प्रताप और मारवाड़ का राव चंद्रसेन बाधक बने हुए थे और उनकी बाधा से मुगलों को बहुत अधिक व्यापारिक क्षति होती थी। हज पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हेतु भी इस प्रदेश पर मुगल आधिपत्य बहुत आवश्यक था, क्योंकि मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले यात्री भी सूरत के बंदरगाह से जाते थे और उनका मार्ग भी मेवाड़ से होकर था। वास्तव में युद्ध का मूल कारण अकबर के साम्राज्यवाद के विरुद्ध महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता संघर्ष था। अकबर की ओर से बहुत सारे शिष्टमंडल भेजने पर भी जब राणा प्रताप मुगल दरबार में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अकबर ने उसको सबक सिखाने का निश्चय किया। अब हम बात करते हैं युद्ध की तैयारियों की। तो बंगाल अभियान और चंद्रसेन की ओर से उठने वाली कठिनाइयों से मुक्त होते ही अकबर मार्च 1576 ईस्वी को अजमेर गया और आमेर के कुंवर मानसिंह को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजी जाने वाली मुगल सेना की कमान सौंप दी। सैनिक अभियान में उसके साथ मीर बख्शी, आसफ खां, बख्शी गाजी, सैयद अहमद खां, सैयद हाशिम बरहा, मानसिंह का छोटा पुत्र माधो सिंह, मानसिंह का चाचा जगन्नाथ कछवाहा, राव लूणकरण आदि को सहयोगियों के रूप में भेजा गया। अब हम बात करते हैं युद्ध की घटनाओं की। तो मानसिंह अजमेर से मांडलगढ़ होते हुए खमनोर पहुंचा और बनास नदी के तट पर मोलेला नामक स्थान पर उसने अपना पड़ाव डाला। दूसरी ओर राणा प्रताप अपने सरदारों सहित कुंभलगढ़ से निकलकर हल्दी घाटी से 8 मील दूर लोह सिंह नामक गांव में पड़ाव डाला, जो कि बहुत ही सुरक्षित स्थान था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का ये मानना है कि प्रताप की सेना में 3000 घोड़े, 2000 पैदल, 100 हाथी और 100 भाले वाले नगारची
बाजे तथा तुरही बजाने वाले थे। राणा ने अपनी सेना का विभाजन परंपरागत पद्धति से किया था और उसने हरावल का नेतृत्व पठान हकीम खां सूर को दिया। उधर मानसिंह ने चुने हुए 80 सैनिकों को सैयद हाशिम के नेतृत्व में राणा पर आक्रमण करने के लिए सबसे आगे रखा। 21 जून 1576 ईस्वी को रणभेरी बज उठी। युद्ध का आरंभ हकीम खां सूर द्वारा ही किया गया था और वे युद्ध में अपनी अपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध भूमि में काम आ गया। मेवाड़ी सेना के इस भीषण प्रहार को मुगल सेना झेल नहीं पाई और उसकी अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई। प्रताप का जोश बढ़ा और भीलों के वार से मुगल सेना पीछे भागने को विवश हो गई। तत्पश्चात मेवाड़ी सरदारों ने पीछे भागती मुगल सेना को छोड़ा नहीं और वे मुगल सेना के केंद्रीय भाग पर टूट पड़े। मुगल सेना में आतंक छा गया और प्राण रक्षा के लिए लगभग 10-12 मील तक पीछे मुड़कर भागती गई और बनास नदी के तट पर जाकर रुकी। इस प्रकार युद्ध के प्रथम चरण में राणा प्रताप विजयी रहे, लेकिन दूसरे चरण में युद्ध से भागे हुए सैनिकों को जोश दिलाने के लिए सैनिक जोर जोर से चिल्लाता हुआ भाग आया और बोला, बादशाह सलामत स्वयं आ पहुंचे हैं। भारतीय सैनिक वापस मुड़कर मेवाड़ी सैनिकों से लड़ने लगे और दोनों पक्षों के सैनिकों द्वारा जी जान से युद्ध लड़ा गया। इस बार युद्ध रक्तताल या रक्ततलाई नामक स्थान पर हुआ। राणा प्रताप और मानसिंह का भी आमना सामना हो गया। मानसिंह सौभाग्य से बच गया, लेकिन मानसिंह से लड़ते समय राणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया और इस स्थिति का लाभ उठाकर मुगलों के सुरक्षित दल ने राणा पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। राणा घायल अवस्था में भी मुगलों का सामना करता रहा, लेकिन उसके स्वामी भक्त सेवकों ने चेतक की बाग पकड़कर राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया। जैसे ही मुगल सेना पुनः संगठित होती, उसके पहले ही प्रताप अपनी सेना के दोनों भागों को एकत्रित कर पहाड़ की ओर रवाना हुआ। मुगल सेना को वहीं व्यस्त रखने के लिए उसके सामंत झालाबीदा को राज चिन्ह धारण करा कुछ सेना के साथ युद्ध भूमि में रखा गया। झालाबीदा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन जैसा कि बदायूं ने लिखा है कि मुगल सेना में प्रताप का पीछा करने का ना तो साहस था और ना ही शक्ति। उसी के अनुसार मुगलों को भय था कि प्रताप की सेना पहाड़ों में घात लगाए ना बैठी हो, इसलिए प्रताप का पीछा करने के बजाय गोगुंदा की ओर प्रस्थान करना ज्यादा श्रेयस्कर माना गया, जहां मुगल सेना को भीलों द्वारा बहुत अधिक परेशान किया गया और उनकी रसद सामग्री भी उनके द्वारा लूट ली गई। बात करते हैं राणा प्रताप की पराजय के कारणों की। तो हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का जो मुख्य कारण था वो उसकी परंपरागत युद्ध शैली थी। प्रताप को ये चाहिए था कि वो अपनी सेना को तंग घाटी व दर्रों में इस प्रकार बिखेर देता कि शत्रु सेना के आते ही वह उसे तंग घाटी और दर्रों के बीच घेरकर परास्त कर देता, क्योंकि वहां से शत्रु का बच निकलना मुश्किल हो जाता। दूसरा कारण यह था कि प्रारंभिक सफलता से उत्साहित हो वो अपनी सेना सहित आमने सामने के युद्ध में कूद पड़ा, जिसमें मुगल सेना बहुत अधिक दक्ष थी। तीसरा कारण, प्रताप में अतुल साहस और अद्वितीय वीरता तो थी, लेकिन उसमें एक धैर्यवान सेना नायक के गुणों का अभाव था। उसने अपनी सेना के पार्श्व में सुरक्षित दल की व्यवस्था ही नहीं की थी। मुगलों का अग्रगामी दल जैसे ही पीछे हटा, राणा ने अपनी संपूर्ण सेना को प्रारंभ में ही युद्ध में भेजकर थका दिया। उसके सैनिकों ने विपक्षी सेना के भगोड़े सैनिकों का पीछा करने में अपनी शक्ति व्यय कर दी। पांचवा, मुगल सेना संख्या में राणा की सेना से बहुत अधिक थी, साथ ही शत्रु सेना ने युद्ध में अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखा। छठा कारण यह भी माना जा सकता है कि राणा प्रताप की दयनीय आर्थिक अवस्था ने अकबर की सेना के समान अपनी सेना को युद्ध की सामग्री से सुसज्जित नहीं करने दिया। सातवां कारण, इस लड़ाई में राणा प्रताप द्वारा हाथियों का प्रयोग भी था। राणा के 100 हाथी थे, लेकिन हाथियों का प्रयोग मैदान में किया जाता है, न कि पहाड़ की तंग घाटियों में। बात की जाए हल्दी घाटी युद्ध के महत्व और परिणाम की, तो युद्ध के परिणामों की समीक्षा करते हुए कुछ इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है कि हल्दी घाटी के पराजय ने राजपूतों के शौर्य रूपी सूर्य को सदा के लिए अस्त कर दिया। लेकिन इसके विपरीत डॉक्टर रघुवीर सिंह लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बाद भी प्रताप की गौरव और प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इस युद्ध ने प्रताप की नीति को अधिक समुज्वल बना दिया। इस लड़ाई के उपरांत ही राणा प्रताप और राजस्थान की थर्मोपल्ली
ही राजस्थान और भारत के अन्य प्रदेशों में स्मरणीय और पूजनीय बने। युद्ध के दौरान हुई जनहानि के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। राजपूत स्रोतों में युद्ध में मरने वाले शाही सैनिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जो अतिरंजित प्रतीत होते हैं। प्रत्येक ओर से लगभग 500 व्यक्तियों का युद्ध में मारा जाना सत्य के अधिक निकट है। मेवाड़ के झालाबीदा, झालामान सिंह, जयमल, मेड़तिया का पुत्र रामदास, ग्वालियर के तंवर राजा रामशाह और उनके तीनों पुत्र अखेराज, सोनगरा आदि अनेक प्रमुख सरदार इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का एक परिणाम यह निकला कि राणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया। हल्दी घाटी के युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि मुगलों की विशाल सेना का खुले मैदान में सामना करना कठिन था। इसी कारण इसके बाद प्रताप ने मुगल सेनाओं के विरुद्ध हमेशा छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध किया, जो मेवाड़ के घने जंगलों में और पहाड़ियों में उपयुक्त भी थी। यद्यपि राणा प्रताप की इस युद्ध में हार हुई, लेकिन अकबर की राणा को अपने अधीन करने की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकी। हल्दी घाटी की विजय जितनी कठिनाई से प्राप्त हुई, उतनी ही विफल भी साबित हुई। इसीलिए अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आड़ा ने अकबर को एक विदेशी आक्रमणकारी बताया है और अकबर के दरबार में रहते हुए भी प्रताप की प्रशंसा की है। अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को बंदी बनाना और मेवाड़ को अधीन करना था, जिसको प्राप्त करने में वो असफल रहा और युद्ध के उपरांत मानसिंह हल्दी घाटी से लौट आया और गोगुंदा पर उसने अपना अधिकार कर लिया और सुरक्षा के पर्याप्त प्रयास किए, लेकिन स्थानीय लोग महाराणा की पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि उनके प्रतिरोध के कारण मानसिंह को विवश होकर जल्दी ही गोगुंदा को छोड़ना पड़ा। मानसिंह भी इस वजह से कोई विशेष लाभ नहीं अर्जित कर पाया। शाही सेना द्वारा प्रताप और उसकी सेना का पीछा किए जाने में असफल रहने के कारण अकबर उससे अत्यंत नाराज हो गया। हालांकि बाद में अकबर द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करने के कारण वो पुनः अकबर का कृपा पात्र बन गया। अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ के युद्ध की, जो 1578 ईस्वी से 1580 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप कुंभलगढ़ को केंद्र बनाकर फिर से अपनी शक्ति का संगठन करने लगा और उसने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। तब अकबर स्वयं सेना सहित गोगुंदा पहुंचा और मुगल सेना के पहुंचने पर राणा फिर पहाड़ियों में चला गया। हालांकि अकबर ने राणा का पता लगाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। कई दिनों तक मोही गांव के आसपास डेरा डाले पड़ा रहा, लेकिन उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अकबर के गोगुंदा से लौट आने के बाद राणा ने मुगल सेना नायक मुजाहिद बेग को मारकर फिर से गोगुंदा पर अधिकार जमा लिया। अकबर ने क्रुद्ध होकर 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को शहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मुगल सेना ने क्रमिक रूप से 4 बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे राणा की सेना से भारी शिकस्त मिली। प्रताप ने फिर पहाड़ों की ओर गमन किया और अप्रैल 1578 ईस्वी को दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया, लेकिन प्रताप सकुशल दुर्ग से निकलने में सफल रहा। राणा छप्पन के पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र बनाकर मुगलों के क्षेत्र पर आक्रमण करके चुनौती देता रहा। मई 1578 ईस्वी में शहबाज खां के वापस लौटते ही राणा प्रताप ने गोगुंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण चौकियों पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। दिसंबर 1578 ईस्वी को अकबर ने पुनः राणा को दंडित करने के लिए शहबाज खां को मेवाड़ भेजा। उसके आते ही राणा फिर पहाड़ों में चला गया। शहबाज खां ने महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर सैनिक चौकियां स्थापित की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और अप्रैल 1579 ईस्वी को वह वापस लौट गया। उसके लौटते ही राणा फिर सक्रिय हो उठा। अकबर ने तीसरी बार शहबाज खां को भेजा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली और अकबर ने पुनः 1580 ईस्वी में उसे वापस बुला लिया। 1580 ईस्वी के अंत में अकबर ने राणा के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी। अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर गांव में अपने परिवार को ठहरा दिया और मेवाड़ पर धावा बोल दिया। राणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार, जिसमें उसकी बेगमें भी थी, को बंदी बना लिया। राणा प्रताप को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र अमर सिंह को खान खाना के परिवार के सदस्यों को तत्काल सम्मान सहित वापस पहुंचाने का आदेश दिया। खान खाना को मेवाड़ के इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिली।
अब हम बात करते हैं दिवेर के युद्ध की, जो अक्टूबर 1582 ईस्वी में लड़ा गया। 1582 ईस्वी में प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ के क्षेत्र में मुगल चौकियों और थानों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की। अकबर ने मेवाड़ स्थित महत्वपूर्ण घाटों में सैनिक छावनियां स्थापित की थी, जिनमें सेनानायक और सैनिक तैनात किए गए थे, और इन सब में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थाना था वो दिवेर का था, क्योंकि यह अजमेर की ओर के मार्ग पर स्थित था। इससे मुगल सेना को मेवाड़ क्षेत्र में किए जाने वाले अभियानों में सुरक्षा मिलती थी, अतः इसका अत्यधिक सामरिक महत्व था। अकबर ने यहाँ अपने काका सुल्तान खां को तैनात कर रखा था। अक्टूबर 1582 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों और वीर भीलों ने दिवेर को घेर लिया। सुल्तान खां ने आसपास की छावनियों और थानों के सेनानायकों को भी सेना सहित बुला लिया। एक तरफ हाथी पर सुल्तान खां और उसके सेनानायक, और दूसरी तरफ राणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह, भामाशाह आदि वीरों के साथ मेवाड़ के राजपूतों एवं भीलों के सैनिक थे। भीषण संग्राम में भीलों ने सुल्तान खां की सेना के होश ठिकाने लगा दिए। अमर सिंह, जो इस युद्ध में अद्भुत कौशल और शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था, ने अपने भाले को प्रहार पूर्वक सुल्तान खां के शरीर में पार कर दिया। इससे मुगल सेना की कमर टूट गई और सेना में भगदड़ मच गई और राणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई। कर्नल टॉड ने दिवेर के इस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। राणा प्रताप की सेना जब कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान करने लगी तो दुर्ग में तैनात मुगल सेना भाग खड़ी हुई। राणा ने कुंभलगढ़ पर तत्पश्चात दक्षिण में जावर तथा छप्पन क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। चावंड पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया और वहां चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। प्रताप की इन गतिविधियों की सूचना अकबर को मिलते ही उसने सेना सहित जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ भेजा और मुगल सेना के आते ही राणा फिर से पर्वतों की शरण में चला गया। जगन्नाथ भी वापस लौट गया। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने राणा की ओर से निराश होकर कोई आशा नहीं रखी और कोई अभियान नहीं किया। राणा ने भी जीवन के अंतिम 12 वर्ष में आक्रामक नीति को अपनाया और एक के बाद एक मेवाड़ में स्थित मुगल थानों को हटाते हुए यहाँ तक कि अपने पिता के काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मुगलों के पास गए हुए स्थानों को लेने में वो सफल रहा। इस बीच प्रताप एक दिन अपनी राजधानी चावंड में जब वो धनुष की प्रत्यंचा को जोर से खींचकर आजमा रहा था, तभी प्रत्यंचा के टूट जाने से वो घायल हो गया और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उस वीर शिरोमणि का देहांत हो गया। चावंड से लगभग 1.5 मील दूर बांडोली गांव में राणा का दाह संस्कार किया गया और वहीं उसकी स्मृति में एक छतरी का निर्माण भी करवाया गया, जो आज भी विद्यमान है। अब हम बात करते हैं राणा प्रताप के मूल्यांकन की। तो हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूताने के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण कहा जा सकता है। वो स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर और उदार क्षत्रिय तथा कवि था। महाराणा प्रताप ने संस्कृत भाषा को बहुत प्रोत्साहन दिया और संस्कृत के विद्वानों को संरक्षण देकर विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति आदि ग्रंथों का सृजन करवाया। प्रताप ने चावंड को चित्रकला का केंद्र बनाकर नई चित्र शैली का प्रचलन किया। चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण उसकी स्थापत्य कला के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। उसकी मृत्यु के साथ राजपूत शासकों के उज्जवल इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया। राणा के आत्मविश्वास, धैर्य, दृढ़ता जैसे गुणों ने अकबर को 20 वर्षों से भी अधिक समय तक व्याकुल बनाए रखा। राणा की स्वाधीनता अकबर को शूल की तरह चुभती रही और अपने सभी सेनापतियों को बारी बारी तथा एक साथ भेजकर भी वो राणा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उसके राज्याभिषेक के समय लगभग आधा मेवाड़ मुगलों के प्रभुत्व में था और अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट की शत्रुता उसको विरासत में मिली थी। यदि वो अन्य राजपूत शासकों की भांति मुगलों के प्रति सहयोग और मैत्रीपूर्ण नीति अपनाता तो अन्य शासकों की भांति सुख और ऐश्वर्य का उपभोग कर सकता था और मेवाड़ को विनाश से बचा सकता था। लेकिन प्रताप को अपने सुख, ऐश्वर्य और मेवाड़ के विनाश की अपेक्षा अपनी स्वाधीनता और अपने वंश की मान मर्यादा अधिक प्यारी थी। अपने देश की स्वतंत्रता और अपने वंश के गौरव को बनाए रखने के लिए प्रताप ने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए दुर्गम पहाड़ों में कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए मुगलों से लोहा लिया और अपने स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखा। यही उस वीर शिरोमणि प्रताप का सच्चा इतिहास है। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध में वो सैनिक दृष्टि से पराजित हुआ, लेकिन इस पराजय ने भी उसकी कीर्ति को समुज्ज्वलित कर दिया। प्रताप ने आदिवासी भीलों का सहयोग लेकर मेवाड़ के
इतिहास में भीलों की महत्ता स्थापित कर दी। अपूर्व पराक्रम और असीम साहस के बावजूद महाराणा प्रताप अकबर जैसा कुशल नेतृत्व नहीं दे पाया और वह न तो हिंदू राजाओं से सहयोग ले पाया और न अपने राज्य को समृद्धि की ओर ही ले जा सका, परंतु अपने सीमित साधनों से उसने न केवल साम्राज्यवादी शक्ति से लोहा लिया बल्कि साथ ही कला और साहित्य के समृद्धि में भी योगदान दिया। स्वयं प्रताप का कट्टर शत्रु अकबर भी प्रताप के गुणों से प्रभावित था। अतः जब चावंड के राजमहल में मेवाड़ के उस हुतात्मा ने अंतिम सांसें ली और जब इसकी सूचना अकबर को शाही दरबार में दी गई तो अकबर भी स्तब्ध रह गया और प्रताप के गुणों को स्मरण करते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल आए। अकबर के हृदय को अपनी मृत्यु से हिला देना ही प्रताप की पूर्ण विजय थी और ऐसी विजय का उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है।